आईबी सेंटर। आज के इस वीडियो में वीवीएस सेमेस्टर 1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर हिस्ट्री का देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको माइनर में भी पढ़ना है, ठीक है। यानी कि सेमेस्टर 1 में जिसका भी मेजर पेपर हिस्ट्री है या फिर सेमेस्टर 1 में जिसका भी माइनर पेपर हिस्ट्री है, दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपका भी सिलेबस में ये क्वेश्चन सेम है तो। देखिए क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालिए। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मौर्य प्रशासन था यानी मौर्य काल का जो प्रशासन था, प्रशासन मतलब वहाँ का जो शासन व्यवस्था था वो कैसा था, ठीक है, उसके ऊपर प्रकाश डालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में और बहुत ही आसानी शब्द में आप लोग को बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए उससे पहले आप लोग के लिए एक स्पेशल नोटिस है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान से और सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ चैनल या फिर कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो टेम्प्रोरी के लिए यूट्यूब पे आए हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपना एक धंधा खोल दिया, ठीक है। मतलब जैसे कि क्या करें, वो खुद का गेस्ट पेपर बना रहे हैं या फिर कुछ वीडियो में ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि ये वीवीआई क्वेश्चन है जबकि उसका क्वेश्चन टच भी नहीं होता, ठीक है। तो वैसे चैनल से आपको सावधान रहना है, ठीक है। स्पेशली हम वीडियो उनके लिए बनाते हैं जो स्टूडेंट किसी अदर एग्जाम का तैयारी करते हैं। जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन यानी कि सिर्फ बीए का तैयारी कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, अगर कोई बीए का तैयारी कर रहा है तो वो अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए और उनका हेल्प हो सके, ठीक है। क्योंकि विद्या के इस पेपर में जो आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है उसका लैंग्वेज बहुत ही हार्ड रहता है, ठीक है। अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आएगा, जबकि मेरा जो लैंग्वेज रहता है वो बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। आपको अगर एक बार मेरा जो है वीडियो या देखते हैं या फिर मेरा एक बार क्वेश्चंस का जो आंसर पढ़ते हैं तो खुद एक बार में जो समझ में आ जाता है, ठीक है। आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें। मतलब मौर्य काल जो था उसका प्रशासन कैसा था, मतलब उसका शासन व्यवस्था कैसा था, उसके ऊपर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कोई भी अगर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप लोग आंसर कुछ पॉइंट बना के लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से हम लिखे हैं आप लोग भी प्रयास कीजिए उसी प्रकार से लिखने का। जैसे कि पहले देखिए हम परिचय लिखें, उसके बाद सारा इसका पॉइंट बाय पॉइंट हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग भी लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोग को भी अच्छा मार्क्स मिले। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य के परिचय को जानेंगे यानी मौर्य साम्राज्य का परिचय अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मौर्य वंश का शासन लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। देखिए जब भी ईसा पूर्व का बात आएगा तो वो आपको घटते हुए नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग का अभी ईयर चल रहा है 2024, इसके बाद एक ईयर बढ़ेगा, जैसे इसके बाद आएगा 2025, ठीक है। लेकिन जब ईसा पूर्व का बात आता है तो वो घटते हुए नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। यानी कि मौर्य वंश का जो शासन था वो लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका, यानी देखिए मेगास्थनीज की इंडिका एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। उसके बाद आगे है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ये माना जाता है कि उसने नंद राजाओं को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद उसके साम्राज्य को उसके पुत्र बिंदुसार ने आगे बढ़ाया और उसके बाद उसके पुत्र अशोक ने उस साम्राज्य को ऊंचाइयों तक ले गया। देखिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझे, ठीक है। कि जो मौर्य वंश का संस्थापक है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ठीक है। यानी कि मौर्य वंश का जो स्थापना किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजाओं को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसके पुत्र जो इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार, उसने इसके शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा जो बना वो बिंदुसार बना और बिंदुसार के बाद फिर इसके पुत्र यानी बिंदुसार के जो पुत्र थे सम्राट अशोक, उसने इस साम्राज्य को ऊंचाइयों तक ले गया, ठीक है। उसके बाद आगे है कि उसका शासन पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में बलूचिस्तान और उत्तर दिशा में हिमाचल से लेकर दक्षिण में शीतल दुर्ग जिले तक फैलाया था, ठीक है। मतलब क्या है कि उसका जो शासन व्यवस्था था यानी कि जो मौर्य साम्राज्य का जो शासन व्यवस्था था वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में बलूचिस्तान, उत्तर दिशा में हिमाचल और दक्षिण दिशा में शीतल दुर्ग तक जिले तक फैला हुआ था, ठीक है। यह माना जाता है कि उसके पास लगभग 6 लाख लोगों की एक सेना थी जिसकी वजह से उसने इस साम्राज्य की नींव रखी और इतना फैलाया। मतलब क्या है कि जो मौर्य साम्राज्य जो इतना फैला हुआ था ना, मतलब जो मौर्य साम्राज्य इतना विकसित हुआ उसके जो मुख्य कारण माना जाता है, ये माना जाता है कि उसके पास जो था यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख लोगों की एक सेना थी जिसके वजह से उसने मौर्य साम्राज्य को जो नींव रखा और इसको इतना फैलाया, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मौर्य प्रशासन। देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन है, आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से जो मुख्य रूप से स्टार्ट होता है, आप लोग को यहाँ से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य को सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए कई भागों में बांटा गया था। मतलब मौर्य साम्राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए कई भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहला भाग है केंद्रीय प्रशासन। तो देखिए केंद्रीय प्रशासन क्या होता है कि मान लीजिए हम एक देश का बात करते हैं, जैसे कि हमारा देश है भारत, ठीक है।
तो ऐसा तो नहीं है कि भारत देश को चलाने के लिए सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही चलाते हैं, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि भारत को चलाने के लिए जैसे कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होते हैं, या फिर एक छोटा सा पंचायत को ही चलाने के लिए एक मुखिया होते हैं, ठीक है। तो ये जो शासन व्यवस्था था ये मौर्य साम्राज्य के आने के बाद भारत में देखने को मिला, ठीक है। तो यही बात इसमें लिखा है कि देखिए, इसमें लिखा है कि जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि मौर्य वंश की स्थापना के साथ ही साथ भारत में एक नए तरह के प्रशासन प्रणाली शुरू हुई जिसे केंद्रीय प्रशासन कहा जाता है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं जो इस प्रकार से है, ठीक है। मतलब जब मौर्य साम्राज्य भारत में आया ना, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ उसके बाद भारत में एक नए तरह का शासन प्रणाली जो शुरू हुआ, ठीक है। उस शासन प्रणाली को केंद्रीय प्रशासन कहा जाता है, जिसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। तो देखिए, जो केंद्रीय शासन प्रणाली में होता है उसमें राजा जो होता है वो राज्य का मुख्य होता है, ठीक है। यानी कि राजा जो होते हैं वो राज्य का सबसे प्रधान होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग राजा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है कि मौर्य साम्राज्य के काल में राजतंत्र का प्रावधान था। मतलब जो मौर्य साम्राज्य के काल था उस टाइम राजतंत्र का प्रावधान था। राजतंत्र मतलब क्या होता है कि सिर्फ राजा का ही शासन व्यवस्था होता था, मतलब राज्य का मालिक सिर्फ राजा होता था, राज्य का प्रधान सिर्फ राजा होता था, ठीक है। इसलिए पूरे शासन व्यवस्था का प्रधान राजा होता था। राजा सत्ता का संचालन करता था और उसका सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना था। मतलब जो राजा था वो राजा जो है राज्य को चलाता था और राज्य का जो व्यवस्था होता है, मतलब जो शासन व्यवस्था होता है उसको बनाए रखता था। अपराधियों को दंड देना, शांति स्थापित करना आदि। मतलब राजा का काम और भी था, जैसे कि अपराधियों को दंड देना, जैसे कि कोई भी अपराध करता था उसको दंड देना, शांति स्थापित करना, किसी के साथ न्याय करना, ये सब राजा का काम होता था। इसके साथ ही साथ वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि औरों के लिए एक आदेश होता था। मतलब क्या है कि राजा इसके साथ ही एक ऐसा व्यक्ति था जो औरों के लिए एक आदेश होता था। मतलब जो राजा किसी को अगर आदेश दे देता था तो उसे मानना ही पड़ता था। उसके बाद आगे है दूसरा पॉइंट है मंत्री परिषद। तो देखिए, मंत्री परिषद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी शासन व्यवस्था है जो है अकेले नहीं चला सकता, ठीक है। मान लीजिए प्रधानमंत्री होते हैं तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले ही देश को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। उसके विभिन्न कार्य के लिए अलग अलग मंत्री होते हैं, जैसे कि शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री होते हैं, बाल विकास के लिए बाल विकास मंत्री होते हैं, या फिर सड़क या फिर परिवहन के लिए परिवहन मंत्री होते हैं। तो उसी प्रकार जो है मंत्री परिषद भी होता था। तो देखिए, इसमें लिखा है कि मेगास्थनीज के विवरण से हमें पता चलता है कि राजा के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था। मतलब क्या है, मेगास्थनीज जो पुस्तक है उसके विवरण से हमें पता चलता है कि राजा के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होता था, जो कि राजा के अधीन कार्यरत था, जो क्या करता था, राजा के अंदर काम करता था, ठीक है। मतलब राजा के अंदर रहकर काम करता था, ठीक है। इसके सभी सदस्य अपने विवेक और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध होते थे। यानी कि जितना भी मंत्री होते थे वो अपने विवेक और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध होते थे। इसकी संख्या निश्चित नहीं थी, समय और आवश्यकता के अनुसार इसकी संख्या ज़्यादा और कम की जा सकती थी। मतलब क्या है कि जो मंत्रियों का जो संख्या होता था वो निश्चित नहीं होता था, ठीक है, कि इतना ही मंत्री रहना है। मतलब समय और आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि ज़्यादा मंत्री का आवश्यकता है तो उसके अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता था, ठीक है। इसके अलावा यह राजाओं की निरंकुश शक्तियों पर अंकुश भी लगाया करते थे। मतलब क्या है, जो मंत्री होता था वो राजा के निरंकुश शक्ति, मतलब अगर राजा कोई भी गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके जो शक्ति पर अंकुश लगाने का काम करता था, कि उसके रोकने का प्रयास करता था, ठीक है। और राजाओं को शासन व्यवस्था में सलाह भी दिया करते थे। और क्या करते थे कि जो राजा जो शासन व्यवस्था चलाता था उसको सलाह भी देते थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है नगर का प्रशासन। मतलब नगर का प्रशासन व्यवस्था कैसा था, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा है कि नगरीय प्रबंध हेतु 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। मतलब क्या है कि जो नगर का रख रखाव यानी कि नगर का देखभाल के लिए क्या होता था, 5-5 सदस्यों का यानी 5-5 लोगों का 6 समितियां होती थी, यानी 6 दल होता था, ठीक है। मतलब 5-5 लोगों का 6 दल होता था, जो विभिन्न कार्य जैसे कि उद्योग, शिल्प, विदेशी मामले, जनगणना, वाणिज्य, व्यापार, निर्मित वस्तुओं के देखभाल एवं बिक्री, कर आदि के संचालन एवं रख रखाव का कार्य करता था, ठीक है। मतलब इन चीज़ों को क्या करता था, इन चीज़ों का देखभाल करता था। और विक्री कर मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें बिक जाती थी उस पर कर वसूलने का काम करता था, ठीक है। और संचालन एवं देखरेख का कार्य करता था। उसके बाद आगे है कि सैन्य प्रशासन। देखिए, सैन्य प्रशासन क्या होता है, सैन्य प्रशासन मतलब होता है सेना प्रशासन, ठीक है। मतलब कि जैसे कि राज्य का देखरेख के लिए राज्य का सुरक्षा व्यवस्था के लिए सैन्य प्रशासन भी होता था। तो देखिए, इसमें लिखा है कि मौर्य का इतना बड़ा साम्राज्य था कि इसके लिए बड़ी सेवा की आवश्यकता थी, इसलिए उनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना पर खर्चा होता था।
भारतीय परंपरा के अनुसार 4 तरह के सैनिक थे जो इस प्रकार से हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था ना कि इसके लिए बड़ी सेवा की आवश्यकता थी, ठीक है। मतलब सुरक्षा, इसके जो मौर्य साम्राज्य जो था उसके सुरक्षा के लिए बड़ी सेवा की आवश्यकता थी। इसलिए उनके राजस्व का मतलब जो उनका राजस्व क्या होता है, जैसे कि उनके जो फंड था, मतलब उनके जितना भी टैक्स वगैरह वसूलता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सेना पर खर्चा होता था। भारतीय परंपरा के अनुसार 4 तरह के सैनिक थे जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखिए मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से सेना थे, तो हाथी सेना था, रथ सेना था, पैदल सेना था और घुड़सवार सेना था, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है गुप्तचर विभाग। तो देखिए गुप्तचर विभाग क्या होता है, जैसे कि देखिए अभी भी भारत के लिए बहुत से ऐसे एजेंसियां होती है जो गुप्तचर विभाग है, जैसे कि रो हो गया। ये सब क्या करते हैं, विदेशी गुप्त सूचना को भारत को देता है, ठीक है। मतलब वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्राइवेट बात है, जैसे कि गुप्त बातें जो होता है वो गुप्तचर विभाग के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि कई अभिलेखों से हमें पता चलता है कि मौर्य ने गुप्तचर अर्थात जासूस भी रखे हुए थे, ठीक है। देखिए कहने का मतलब वही गुप्तचर मतलब होता है जासूस, ठीक है। जैसे कि कोई भी जो होता है वो जासूसी करता है और राजा को वो संदेश पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है कि कई अभिलेखों से हमें पता चलता है कि मौर्य ने गुप्तचर अर्थात जासूस भी रखे हुए थे, जिनकी 3 श्रेणियां बनाई गई थी, उच्च, माध्यम और निम्न, ठीक है। ये हर तरह की जानकारियों को राजाओं को दिया करते थे, चाहे वह जानकारी अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है। मतलब क्या है, जो गुप्तचर विभाग होता था वो गुप्तचर विभाग क्या करता था कि जासूसी करता था, मतलब राज्य में कैसे शासन व्यवस्था हो रहा है, या फिर जो पड़ोसी राज्य है उनका राजा का क्या करने वाला है, जैसे कि आक्रमण होने की संभावना है या फिर आक्रमण होने की संभावना नहीं है, या फिर क्या और भी राज्य में चल रहा है, ये सब जो संदेश है, चाहे वो संदेश अच्छा हो या फिर बुरा, वो क्या करते थे, राजाओं को दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है विधि और न्याय। विधि और न्याय मतलब क्या आता है, विधि मतलब होता है कानून और न्याय मतलब होता है न्याय करना, ठीक है। जैसे कि किसी के साथ इंसाफ करना। तो देखिए इसमें लिखा है कि न्याय करने के लिए ग्रामीण न्यायालय के अलावा भी 2 और प्रकार के न्यायपालिका थे। छोटे मोटे मामले का निपटारा गांव के प्रधान या गुरुजनों के द्वारा किया जाता था, जबकि थोड़े बड़े मामलों का निपटारा के लिए अन्य न्यायालयों का भी बनाया गया था, ठीक है। मतलब क्या है कि न्याय करने के लिए ग्रामीण जो होते थे वो न्यायालय के अलावा भी 2 प्रकार के न्यायपालिका थे, ठीक है। और छोटे मोटे जो मामला होता था उसका निपटारा गांव के प्रधान द्वारा किया जाता था और फिर गुरुजनों के द्वारा किया जाता था, जबकि जो थोड़े बड़े मामले होते थे उसका निपटारा जो है अन्य न्यायालय को भी बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए इसके बाद है राजा न्यायपालिका के शीर्ष पर रहता था। मतलब क्या है कि जो राजा होते थे वो न्यायपालिका के शीर्ष पर रहता था, ठीक है। मतलब क्या है कि जब न्याय होता था तो जो अंतिम निर्णय होता था वो राजा का होता था। नियम बहुत ही सख्त और कठोर हुआ करते थे और ज़्यादातर जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए लिखित कानून नहीं थे, नियमों का आद करना पड़ता था। मतलब क्या है कि मौर्य साम्राज्य में यानी कि जो मौर्य का काल चल रहा था तो नियम बहुत ही सख्त और कठोर हुआ करते थे, ठीक है। और ज़्यादातर जनता पढ़ी लिखी नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण क्या है लिखित कानून नहीं था और नियमों को आद करना पड़ता था। उसके बाद 7वां पॉइंट है जनपद एवं ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था। मतलब जनपद, जनपद मतलब जिला, और ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ग्राम प्रशासन की व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा की जाती थी। मतलब क्या है कि ग्राम प्रशासन जो है मतलब गांव का जो देख रेख होता था उसका व्यवस्था जो है ग्राम पंचायतों द्वारा की जाती थी। ग्राम का मुखिया ग्रामिक अथवा ग्रामीणी कहलाता था। मतलब जो गांव का मुखिया होता था उस टाइम उसको ग्रामिक या फिर ग्रामीणी कहलाता था। ग्राम पंचायत में कार्य हेतु गोप की नियुक्ति की जाती थी। मतलब जैसे कि ग्राम पंचायत में कुछ कार्य होता था तो उसके लिए गोप का नियुक्ति किया जाता था, ठीक है। और गोप गांव के परिवारों की संख्या, घर की सदस्यों की संख्या, खेतों और बागों के स्वामित्व, फसलों, कर, सड़क, पानी आदि का लेखा जोखा करता था। मतलब जो है गोप का जो नियुक्ति किया जाता था, गोप का क्या काम था, वो परिवारों की संख्या, घर के सदस्यों की संख्या, खेतों और बागों के स्वामित्व, फसलों, कर, सड़क, पानी आदि का जो लेखा जोखा करते थे, ठीक है। उसके बाद आगे कि जनपद स्तर पर प्रदेश राजुक वायुक्त नामक अधिकारी होते थे। मतलब जो जनपद जैसे कि जिला के लिए यानी कि जिला स्तर के लिए प्रदेश या फिर राजुक वायुक्त नामक अधिकारी थे जो भूमि, न्याय व लेखों से संबंधित दायित्व वहन करते थे, ठीक है। उसके बाद आगे है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन क्या है, जैसे कि देखिए सरकारी फंड को राजस्व प्रशासन कह सकते हैं, ठीक है। मतलब वो फंड जो राज्य के संचालन के लिए खर्चा किया जाता था। तो देखिए इसमें लिखा है कि समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। मतलब जो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था उसे समाहर्ता कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो राजस्व होता था मतलब जो कर होता था वो कहाँ से आता था। तो देखिए इसमें लिखा है कि दुर्ग, राष्ट्र, ब्रज,
सेतु, वन, खाना, आयात निर्यात, प्राप्ति, राजस्व आदि के मुख्य स्रोत थे। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों से राजस्व इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद आगे इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। देखिए, जब आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, तो लास्ट में आप लोग को निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, क्योंकि निष्कर्ष लिखने से आपका जो आंसर है वो अच्छा बनता है और आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष में हम लिखे हैं कि मौर्य साम्राज्य एक विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्य था, जो चाणक्य के दिशा निर्देश और सूझबूझ से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा और अशोक के शासन काल में और भी सुदृढ़ हुआ। ठीक है, मतलब क्या है कि मौर्य साम्राज्य जो था वो एक विस्तृत, मतलब एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था, जो चाणक्य के दिशा निर्देश और सूझबूझ से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुसंगठित, मतलब एक सही प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा और अशोक के शासन काल में और भी सुदृढ़ हुआ। ठीक है, तो ये था निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब ये होता है कि आप लोग जो ऊपर में लिखे हैं उसका एक निष्कर्ष क्या निकलता है वो लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आंसर जो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आप लोग को कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और हिस्ट्री मेजर जिसका भी है या फिर हिस्ट्री माइनर जिसका भी है उसका मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर हम करा दिए हैं, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम इतना गारंटी दे रहे हैं कि जितना हम क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है।